हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जैन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को मिल सके जो दूर दराज घर पे, हॉस्पिटल में, वर्किंग प्लेस में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि उसके बाद एक शानदार क्लास का आगाज करें। आज की एक स्पेशल जर्नी में आपको लेके चलूंगा जहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम रैशनल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लकी, सोनिया, रेशमा, कैलाश, राधा, दिनेश सोलंकी, गीता जाट, सुनील, रितु, हंसराज, पूनम, मोनू, राधा, तालिब भाटी, विनीता, प्रीतम, मलांती, आप सभी को JINC परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। फटाफट इस लिंक को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़े बच्चों और एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जहां पर जो JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में मैक्सिमम इंक्वायरी की ओर चलेंगे। देखिए भाई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब तक तुम दौड़ने का सहारा, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। याद रखना मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना असंभव सा बना होता। दैट मीन्स जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, स्ट्रगल करना स्टार्ट नहीं करोगे, प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, तब तक आपको सिलेक्शन असंभव सा लगता है। जैसे आप इस माहौल में एक बार अडॉप्ट हो गए ना तो धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा। दैट इज यू नीड टू बी टेक योर डिसीजन टूवर्ड्स योर गवर्नमेंट जॉब। डेफिनेटली शुड नीड टू बी टेक योर टफ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा बच्चों। यदि आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो असंभव को संभव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको शिद्दत से लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीना, 2 महीना या शॉर्ट टर्म की वजह से आप हमेशा वंचित होते हो। एक लगातार मेहनत वाला, लॉन्ग डेस्टिनेशन वाला, कंसिस्टेंसी वाला प्लान बनाए। देखिए असंभव कैसे संभव हो जाता बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हें लगेगा यह प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करना असंभव। और इसी असंभव को संभव करने के लिए आपका JINC परिवार सदा आपके लिए जरूर कुछ नया करने की कोशिश करेगा। एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी के साथ फर्दर कैरी ऑन करते बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं जो सबसे ज्यादा इंक्वायरी JINC फैमिली होता है उसको क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ESIC और नॉर्सेट, ESIC और नॉर्सेट, यू कैन सी एवरीबॉडी। ESIC और नॉर्सेट की हम बात करें बच्चों, ESIC और नॉर्सेट 2021 के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है बच्चों। JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स की प्राइस 6499 है। कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना है। मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे जाना है। कोर्स को सर्च करना है, सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, लॉग आउट होना है, फिर लॉगिन होना है। फिर आप परमानेंट इस कोर्स से जुड़ जाओगे और आप अपनी जिंदगी में तरक्की की ओर बढ़ोगे बच्चों। इस कोर्स में कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के अलावा रीजनिंग, मैथ्स भी है, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, उसके अलावा OT, ICU, इमरजेंसी सब कुछ पुट किया बच्चों। ओके फाइन, आज के जर्नी का पहला MCQ आपके सामने बच्चों, और पहला MCQ हम कैरी ऑन करते हैं। यू कैन सी एवरीबॉडी द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थेसिया फॉर ECT। यदि आप किसी पेशेंट को ECT दे रहे हैं और ECT देने से पहले जो ड्रग देते हैं उस ड्रग का सीक्वेंस पूछा बच्चों। आपके सामने ऑप्शन लिखा है एट्रोपिन, थियोपेंटोल और सक्सिनाइल को। आपके सामने ऑप्शन लिखा बच्चों सक्सीकोलिनिक, एट्रोपिन, थियोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोल। आपके सामने ऑप्शन है एट्राक्यूरियम, सक्सीनाइल कोलिन, एट्रोपिन और डी। फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा बच्चों,
फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट इट एवरीबडी, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किए हैं, सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ क्लियर करता हूं, आगे चलूंगा बच्चों। यदि हम एट्रोपिन की बात करें, यदि हम एट्रोपिन की बात करें, तो जब भी हम पेशेंट को एट्रोपिन देंगे और पेशेंट को ईसीटी लगाने से पहले तो 0.6 mg देते हैं बच्चों, 0.6 mg देते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होगा, टू डिक्रीज सिक्रीशन, डिक्रीज सिक्रीशन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं बच्चों, एट्रोपिन देते हैं। दूसरा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थियोपेंटोल दूसरा ड्रग हम देते हैं बच्चों, थियोपेंटोल। सीक्वेंस आपको पता लगा रहा, मैं आपको डोज बता रहा हूं। और थियोपेंटोल का जो डोज होता है बच्चों 2 to 5 mg पर केजी होता है, 2 to 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। और थियोपेंटोल का मेन काम है एंजाइटी को कम करना, दैट वी कैन से रिड्यूस एंजाइटी, रिड्यूस एंजाइटी। और थर्ड वाली जो ड्रग हम यूज करते हैं बच्चों, सक्सिनाइल को 0.5 से 1.5, सक्सिनाइल को हम यूज करें 0.5 से 1.5 mg बच्चों, ये स्पेसिफिक है, ये भी पर केजी है। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना, 3 ऑप्शन आपके सामने है। ज्यादातर बच्चों ने ए पुट किया बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने ए पुट किया और आपका ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं क्लियर मेंशन करना चाहता हूं, ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो है डिप्रेसिव पेशेंट में देते हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशन हम पुट करते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ईसीटी देने से पहले जब पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ ड्रग क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन के बाद हम किसको देते हैं, थियोपेंटोन। एट्रोपिन का काम होता है सिक्रीशन को कम करना, थियोपेंटोन का काम होता है एंजाइटी को कम करना, और उसके साथ हम क्या देते हैं बच्चों, सक्सिनाइल कोलिन। इन तीनों ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिसलाइक वाले टेररिस्ट को जवाब देने का बेहतरीन तरीका जेएनसी आर्मी के पास है, फटाफट लाइक करें, रिप्लाई करें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी कुछ मैं ईसीटी पे बनने वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने ईसीटी पे क्वेश्चन पढ़ा है यहां पर, और क्या क्या क्वेश्चन ईसीटी पे बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि ईसीटी डिस्कवर किसने किया, तो आपको आंसर लिखना है उगो सेरलेटी। बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ, उगो सेरलेटी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, हु इज द फाउंडर और डिस्कवर द ईसीजी। साथ में लुसिनो बेनी, और कौन से ईयर में किया, तो 1938 पुट करना बच्चों, 1938 पुट करना। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसके अलावा करंट की बात करते हैं बच्चों, 70 to 130 वोल्ट, 70 to 130 वोल्ट करंट पुट किया जाता है। आपसे पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जब भी पेशेंट को ईसीटी दिया जाता है तो कितना वोल्ट करंट को डिलीवर किया जाता है बच्चों, दैट यू शुड पुट 70 to 130। करंट का फ्लो रेट 200 to 1600 मिलीवेप। देखिए बच्चों ये फ्लो रेट भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी टाइम ड्यूरेशन तो कई बार पूछा है, 0.5 से 1 सेकेंड, 0.5 से 1 सेकेंड, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ये छोटे छोटे वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपको कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट करवा सकते हैं, आपको आगे ले जा सकते हैं। वो हर छोटी छोटी बात मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 to 12 ईसीटी, और आप वीक में 3 बार दे सकते हो। आप वीक में, सीके मेघवंशी थैंक यू सो मच, वीक में 3 बार दे सकते हो बच्चों। और ये पूछा जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 6 to 12 मैंने लिखा है, 6 to 12 मैंने लिखा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। फिर पूछते हैं मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, तो आपको लिखना बच्चों मेजर डिप्रेशन, आपको आंसर लिखना है मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है सैडनेस ऑफ मूड, सैडनेस ऑफ मूड फॉर लास्ट डेज, मंथ और वीक। और ये डिप्रेशन कैन कॉज सुसाइडल आइडिया, और सुसाइडल आइडिया कैन कॉज सुसाइड। तो डेफिनेटली यदि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन टू गिवन ईसीटी, तो आपको आंसर लिखना है मेजर डिफरेंशियल, या हम बोल सकते हैं सुसाइडल आइडियाज, या हम बोल सकते हैं सुसाइडल आइडियाज। देखिए बच्चों डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल आइडियाज आते हैं, डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल आइडियाज आते हैं, और यदि हमने ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट क्या कर लेगा बच्चों, सुसाइड, पेशेंट क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बच्चों यहाँ पे मैंने पुट किया है, विच इज बिलोंग फ्रॉम द ईसीटी। किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, ईसीटी से बिलोंग करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन। बच्चों ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, कार्डियक कंप्रेशन ऑन अडल्ट क्लाइंट, हाउ फार
must nurse depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillator is available. इन्होंने क्या बोला है? सीपीआर, सिंपल हम भाषा में बोले सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन वाले पेशेंट को जब हम सीपीआर देते हैं तो कितना कंप्रेस किया जाता है? इन्होंने मेंशन किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इन्होंने अडल्ट का पूछा है कि अडल्ट को जब हम सीपीआर देते हैं तो सीपीआर देते समय कितना कंप्रेस करना चाहिए ताकि पेशेंट को हम हार्ट को रिवर्ट बैक कर सके। और यह भी लिखा है सीपीआर जब तक दोगे जब तक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पेशेंट को सीपीआर देते समय स्टर्नम को कंप्रेस करना पड़ता है। इन्होंने अडल्ट का पूछा बच्चों, इन्होंने अडल्ट का पूछा है। ध्यान से आंसर पुट देखिएगा, मैं ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं बच्चों। ए में लिखा 1 इंच, बी में लिखा 5 इंच, सॉरी 0.5 इंच, सी में लिखा 1/3 इंच और डी में लिखा 2 इंच। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। आपके सामने ऑप्शन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चारों में से एक ऑप्शन को राइट करना है। लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने 2.5 सेंटीमीटर पुट करे। अरे बच्चों देखो इंच लिखा है, इंच लिखा है, इंच लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए बच्चों। यस बिल्कुल, आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दैट वी कैन से 2 इंचेस। ध्यान से देखना होगा, यदि कंप्रेशन डेप्थ की हम बात करें, मैं आपको लगभग 4 से 5 एमसीक्यू बच्चों यहां बताना चाहता हूं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जो टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक के आसपास के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चन मेरे बच्चों को आने चाहिए, मेरे फ्यूचर नर्सिंग को आने चाहिए। मैंने क्लियर मेंशन किया है, अडल्ट को जब भी हम कंप्रेस करते हैं 1.5 से 2 इंच हम पुट करते हैं बच्चों। एग्जाम में सेंटीमीटर में पूछते तो 3 to 5 पुट कर सकते हो। वहीं आपसे पूछे चिल्ड्रन में अप्रोक्सीमेटली 1/3 to 1/2 ये डेप्थ ऑफ द चेस्ट का बच्चों। वहीं आपसे पूछे इन्फेंट को अगेन 1/3 to 1/2 डेप्थ होता है बच्चों। और अभी कभी कभी पूछे 2 रेस्क्यू सीपीआर दे रहे हैं तो पोजीशन को स्विच कितने टाइम से करना बच्चों? 2 मिनट से। स्विच कितने टाइम से करना? 2 मिनट से। मतलब जब हम पेशेंट को 1 मिनट में 100 कंप्रेशन पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हर 2 मिनट से पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। कॉमन कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है विच इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर सीपीआर, तो आपको आंसर लिखना बच्चों रिब्स फ्रैक्चर। क्या लिखोगे? रिब्स फ्रैक्चर। रिब्स फ्रैक्चर दैट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, जिनको तरीका नहीं पता वो पेशेंट के बेड पे बैठ के सीपीआर दे दो, पूरा जोर लगा देते हैं। जब पूरा जोर लगेगा रिब्स फ्रैक्चर होगा। रिब्स फ्रैक्चर होगा, लंग्स की बाहर वाली लेयर रप्चर होगी। लंग्स की बाहर वाली लेयर रप्चर होगी, न्यूमोथोरेक्स होगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं बच्चों। तो यू नीड टू बी फॉलो, डेप्थ को प्रॉपर फॉलो करना है। प्रॉपर डेप्थ को फॉलो करेंगे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से क्वेश्चन को आप लोग लर्न कर पाओगे। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों। यू कैन सी एवरीबॉडी, यू कैन सी एवरीबॉडी। We'll move for the next MCQ. We'll move, कुछ टेक्निकल एरर को मैं मिनिमाइज कर रहा हूं बच्चों, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, ओके विल मूव फर्दर। हमने सीपीआर का क्वेश्चन कैरी किया बच्चों, लगभग 1327 बच्चे क्लास को देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द फर्स्ट थिंग दैट नर्स मस्ट इंश्योर व्हेन द बेबी हेड कम्स आउट। मतलब जब बेबी का हेड बाहर आता है वूम ऑफ द वेजाइना या मदर के यूट्रस से, तो डियर नर्सेस का पहली प्रायोरिटी यहां पर क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनना होगा आपको। द फर्स्ट थिंग दैट इज नर्स मस्ट इंश्योर व्हेन द बेबीज हेड कम्स आउट द कोड इज इंटैक्ट।
नो पार्ट ऑफ द कोड इन सर्किल द बेबी नेक। देखना है कि बेबी के गर्दन के सराउंडिंग कोड तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी बेबी के गर्दन के सराउंडिंग कोड होता है, इट मे बी कैन कॉम्प्लिकेशन। और उसके अलावा द कोड इज स्टिल अटैच टू द प्लेसेंटा या द कोड इज स्टिल पल्सेटिंग। फटाफट आंसर पुट करेगा। फर्स्ट थिंग पूछा बच्चों, जब मदर के यूट्रस से बेबी बाहर आएगा तो डियर नर्सेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट थिंग क्या चेक करना होता है? फर्स्ट थिंग क्या चेक करना होता है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इंटेक्ट कोड को चेक करेगी, या गर्दन के सराउंडिंग कोड तो नहीं है, अदरवाइज पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो सकता है बच्चों, एयरवे ब्लॉक हो सकता है। सी में लिखा द कोड इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, और डी में लिखा द कोड इज स्टिल पल्सेटिंग। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर पुट किया है। डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, जब भी बेबी मस्ट विल बी कम आउटसाइड द मदर वूम, डियर नर्सेज सबसे पहले किन के बारे में सोचेगी? कौन से थिंग के बारे में सोचेगी? बहुत आसान और इजी एमसीक्यू है। कभी भी बच्चे के नेक के इन सर्किल प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा बच्चों? एयरवे ब्लॉक। यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट मैंने बच्चों एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुट किया, मैंने यहां लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ डिवाइस। देखिए यहां पर भी डिवाइस दिख रहा है, यहां पर भी आपको डिवाइस दिख रहा है। आप सभी फटाफट इस डिवाइस का नाम लिखे बच्चों। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। मैं ऑप्शन नहीं पुट करूंगा, यू शुड पुट द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, द डिवाइस विल यूज, व्हाई शुड बी यूज पुटिंग ऑन द एब्डोमेन। तो आपको फटाफट आंसर पुट करना होगा, इस डिवाइस का नाम क्या है? Can see everybody, you can see everybody, what is the name of the device which will use to monitor fetal heart sound, which will use to monitor fetal heart sound। फटाफट आंसर पुट करेगा कि ये कौन सा डिवाइस है बच्चों। ए बी सी डी चार ऑप्शन मैं नहीं दूंगा यहां पर, आपको सीधा नाम लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने फीटोस्कोप लिखा है, कुछ डॉपलर लिखा है। आंसर सही पुट करें वरना पनिशमेंट मिलेगा आपको बच्चों, ज्यादा बदमाशी नहीं। फटाफट आंसर पुट करेगा। क्या बात है, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने डॉपलर लिखा है। लगभग 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, पुट इट एवरीबॉडी। बैठ के सब देखना नहीं है, पार्टिसिपेट करना। आई नीड टू बी इंस्ट्रक्ट यू, यू शुड बी पार्टिसिपेट एवरीबॉडी, वरना गजनी बन के निकलोगे अभी। डॉपलर सबने लिखा, डॉपलर सबने लिखा। लगभग 1450 भी क्रॉस कर रहे हैं। डॉपलर सबने लिखा, सबका आंसर राइट है बच्चों। इसको फीटल डॉपलर मशीन बोलते हैं, फीटल डॉपलर मशीन बोलते हैं। यहां पर 3 से 4 एमसीक्यू मैं आपको पुट कर रहा हूं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया हुआ है और फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। द डिवाइस वी कैन से फीटल डॉपलर मशीन और द डिटेक्ट फीटल हार्ट बीट फॉर प्रीनेटल केयर। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक और क्वेश्चन बनता है कि हम कौन से एज के टाइम बेबी का हार्ट बीट इस डॉपलर से सुन सकते हैं? 10 to 12 वीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बच्चों। एक और बात आपको बताता हूं, स्टेथोस्कोप से हम 18 to 20 वीक में फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। दैट इज ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग जनरेशन। देखिए स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं तो 18 से 20 वीक में देखते हैं। फीटो या वी कैन से फीटल डॉपलर से देखते हैं तो 10 to 12 वीक में देखते हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ऑल द माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर गेट अंडरस्टैंड। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा बच्चों ध्यान से। मेथड ऑफ चॉइस टू रिमूव ईयर वैक्स। देखिए ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए मेथड ऑफ चॉइस, मैं आपको मेडिकल टर्म में बात कर रहा हूं बच्चों। आप लोग तो ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या नहीं करते? इट मे बी रिस्क टू रप्चर ऑफ ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस होते हैं। हम लोग पेन भी डालते हैं, माचिस की तीली भी डालते हैं, पता ना कि ईयरबड्स भी डालते हैं, बट एग्जैक्टली कान के अंदर जो ईयर वैक्स होता है उसको रिमूव करने का जो मेथड ऑफ चॉइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं, कॉटन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन कर सकते हैं, या ओटोस्कोप का यूज करते हैं। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द मेथड ऑफ चॉइस विल यूज टू रिमूव ईयर वैक्स,
टू रिमूव ईयरवैक्स। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। मिनरल ऑयल का यूज करेंगे, कॉटन एप्लीकेशन करेंगे, वार्म नॉर्मल सलाइन से इरिगेशन करेंगे, या ओटोस्कोप यूज करेंगे बच्चों। ओटोस्कोप यूज, मुझे पता है मेरे बच्चे बदमाशी करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए लिखा है, ए लिखा है। देखिए वार्म नॉर्मल सलाइन नहीं डालते रे बदमाशों, ये वार्म नॉर्मल सलाइन नहीं डालते। गांव के देसी नुस्खे मुझे मत बताओ, मेडिकल टर्म्स में बात करें। वी आर मेडिकल प्रोफेशनल, वी आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चों, वी आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फॉर द राइट आंसर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, और आज के बाद जब आप कान से ईयर वैक्स निकालोगे ना, तो पैन और माचिस की तीली डालना बंद कर देना। सही तरीका समझा दूंगा बच्चों आपको, किस तरीके से पुट करते हैं, कितना टाइम रखते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप राइट आंसर बताएं यहां पर। ओ क्या बात है, ए ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट बताया है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसको यूज कैसे करते मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यूज कैसे करते। देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है नंबर सीरूमिनियस ग्लैंड, जिसको हम मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ये सिक्रीट करते सीरूमन, और सीरूमन को हम बोलते ईयरवैक्स, that contain बैक्टीरियल या बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन। एक्चुअली क्या होता है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है बच्चों, ये आपका एक्सटर्नल ईयर, यू कैन सी दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर, दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर। ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है बच्चों, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ये आपका ऑडिटरी कैनाल है, ये आपका ऑडिटरी कैनाल है बच्चों, जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। Exactly what happened, my loving future nursing officer? इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में सीरूमिनियस ग्लैंड्स होती है। दैट्स ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीशन ऑफ सीरूमन। किसको सिक्रीट करती है बच्चों? सीरूमन को सिक्रीट करती है। और ये जो सीरूमन्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ईयरवैक्स। इसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इसमें कौन होता है? बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होता है। अब ये ग्लैंड जिस सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, मॉइस्चराइजेशन का काम भी करता है, फेगोसाइटोसिस का भी काम करता है। और जब एक्सेसिव अमाउंट में ईयर वैक्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो डेफिनेटली हियरिंग लॉस हो जाएगा। क्या होगा? हियरिंग लॉस। बिकॉज जैसे ही साउंड आएगा और साउंड आपके कान में एंटर करेगा, दैट एनर्जी वी कैन से ऑकस्टिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑकस्टिक एनर्जी। और ऑकस्टिक एनर्जी जैसे ही ईयर ड्रम से टकराएगी, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, जिसका नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और वहां मेलियस, इनकस और स्टेपिस 3 बॉन होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस के मूवमेंट होगा, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। फिर आपका ओवल विंडो से हम इनर ईयर में एंटर करेंगे, उसको हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं। फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से ब्रेन में एंटर करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, ये जो ईयर वैक्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, इसको निकालना जरूरी है, अदरवाइज हियरिंग लॉस हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस हो सकता है माय डियर। यू कैन सी एवरीबॉडी, यू कैन सी एवरीबॉडी। अब मैं आपको इसका तरीका बताता बच्चों। आज के बाद जितने भी मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, ईयर वैक्स निकालने का तरीका बदल जाना चाहिए। ना माचिस की तीली, ना पैन यूज करेंगे, और ना कोई अदर अनवांटेड डिवाइस को पुट करेंगे। यू कैन सी सीरूमन को मैंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज किसका बच्चों? इंपैक्ट ईयर कैनाल। इंपैक्ट का मतलब ईयर कैनाल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होने का मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चों ईयर वैक्स से। यू कैन सी रिमूव बाय इरिगेशन, इरिगेशन मेथड से रिमूव करते हैं, बट ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। मतलब किसी पर्सन के कान के अंदर, किसी पर्सन के कान के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, तो डेफिनेटली ये जो इरिगेशन प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्योंकि क्या होगा, वो सब्सटेंस जो डालेगा वो इनर ईयर में चला जाएगा, इनर ईयर में चला जाएगा। हियर यू कैन सी व्हाट हैपन। आपको ग्लाइसिन यूज करना है, आपको मिनरल ऑयल यूज करना, आपको H2O2 यूज करना। मैंने आपके ऑप्शन में बच्चों मिनरल ऑयल पट किया। आपके पास तीनों ऑप्शन है। आप ग्लाइसिन को यूज कर सकते हो ईयरवैक्स को निकालने में, आप मिनरल ऑयल को यूज कर सकते हो, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हो। ये 3 वो सब्सटेंस है। थैंक यू सो मच मोनिका। 3 वो सब्सटेंस है, ग्लाइसिन, मिनरल ऑयल और H2O2। इनको किस में डालते हैं बच्चों? ईयर में। किस में डालते हैं? ईयर में डालते हैं। और डालने के टाइम क्या है? बेड टाइम डालते हैं, और लगभग 50 से 70 ml डालते हैं बच्चों। और इसको 50 से 70 ml डालने के
कुछ टाइम के बाद में हम क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, और इरिगेशन से क्या होगा, वो सब्सटेंस वहां से सॉफ्ट होकर के, डिसॉल्व होकर के कान से बाहर आ जाएगा और आपको कान से ठीक सुनाई देने लग जाएगा। तो दैट इज अ वे हाउ टू डू टू रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स। एग्जाम में मिनरल ऑयल के अलावा ग्लाइसिन का ऑप्शन आए तो भी राइट करना, H2O2 का ऑप्शन है तो भी राइट करना। मैंने तीनों ऑप्शन आपके सामने पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। गेट इट एवरीबॉडी? शाबाश। लगभग हम 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, बट मैंने लिखा है इस समय एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यदि पेशेंट को ईयर इरिगेशन करते समय वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेगस नर्व जो है ना वो 10th नंबर का क्रेनियल नर्व होता है। कौन सा होता है? 10th नंबर का। और इस वेगस नर्व को यदि आप स्टिमुलेट करोगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ काम करेगा और आपके पल्स रेट को कम करेगा। बच्चों आपने देखा होगा सक्शन, जब लगातार हम सक्शन करते हैं तो पेशेंट का वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। हम जब पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं तो रेक्टल थर्मामीटर को जब इंसर्ट करते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। और याद रखना यदि ईयर इरिगेशन करते समय वेगस नर्व स्टिमुलेट हुआ तो पेशेंट को क्या होगा बच्चों? ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। कपिल ठाकुर, थैंक यू सो मच बच्चा। तो दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ये तरीका है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ईयर वैक्स को रिमूव करने का। आज के बाद ऐसे ही निकालना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन द चाइल्ड विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर एक और क्वेश्चन पूछा, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर में पेप्टिक अल्सर के बाद इंपॉर्टेंट डिजीज है, जहां पर डाइटरी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है बच्चों अल्सर और इन्फ्लामेशन। ध्यान से देखना, इन्फ्लामेशन इनटू कॉलन, दैट कंडीशन वी कैन से अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो कॉज होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अल्टर्ड इम्यूनिटी बच्चों, अल्टर्ड इम्यूनिटी। याद रखना इम्यूनिटी का अल्टर्ड होना अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखना, जब भी हम अल्टर्ड इम्यूनिटी की बात करें, अल्टर्ड इम्यूनिटी आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन और अल्सर फॉर्मेशन होता है। इन्होंने क्या पूछा है, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट, मतलब आपको वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का पता लगाना है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को फाइंड आउट होता है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, ए में लिखा बच्चों इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बी में लिखा प्रोफ्यूज डायरिया, सी में लिखा एनल फिशर और डी में लिखा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। फटाफट मुझे आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि विच इज द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग विल इंडिकेट पेशेंट सफर विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। फटाफट आंसर पुट करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होगा बच्चों? ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फ्रेंडशिप रॉक, थैंक यू वेरी मच। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है क्योंकि डायरिया तो रहेगा बच्चों, डायरिया रहेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि डायरिया किस तरीके का होगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रीसियस पार्टिसिपेशन। ये जो आपका बच्चों एफर्ट्स है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका लगभग 7:30 पे वेट करना है, ये वो दर्शाता है कि आप हमेशा जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। आपके पढ़ने की हंगर आपको ये बताती है कि जरूर एक दिन आप सफल होंगे, क्योंकि आपने अपने आप से कह दिया है कि यस आई कैन डू। इफ यू डिसाइडेड, इफ यू कैन डू, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। आपका डिसाइड किया हुआ डिसीजन अब आपको नहीं रोकना है, अदरवाइज किसी के अंदर ताकत नहीं जो रोक सके। और जब आप नहीं रोकोगे, जब आप नहीं रुकोगे, तो मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक दिन 2021 में आप सफल व्यक्ति बनोगे। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, 2021 जो है ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है, तो गोल्डन एरा है।
यहां पर आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, एक प्रोफेशनल सक्सेस पर्सनालिटी के रूप में कर सकते हो बच्चों। और 2021 हाथ से निकल गया ना, आने वाला टाइम बड़ा स्ट्रगलर होगा। जितनी वैकेंसी 2021 में आएगी, ध्यान रखना, इतनी कभी नहीं आई होगी। तो जागो, उठो और कुछ करो, पढ़ो, हार्ड वर्क करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को डिस्कंफर्ट जोन में धकेल दो। दिक्कतें आएगी, पेन होगा, डिस्कंफर्ट लगेगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का, आलस आएगा, बट त्याग दो इन सबको। यदि आपको जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनना है, एक नर्सिंग प्रोफेशन में सफलतम व्यक्ति बनना है, तो आपको इन चीजों से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब हम डिसाइड कर चुके हैं, जब आप डिसाइड कर चुके हैं, तो हमें रोकने वाला कौन है बच्चों? इसी शिद्दत, इसी डेडिकेशन, इसी हार्डवर्क, इसी पैशन के साथ आप चलते रहोगे और मेरी कोशिश आपके लिए दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे, मेरा टाइम बढ़ेगा आपके लिए, मेरे कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, वो हर वो इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊंगा जो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को आगे बढ़ने में मदद करें। ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों, ये आपके जेएनसी परिवार की जिम्मेदारी। बस आप डेली डोज को 24 घंटे में एक बार जरूर पढ़ें, और मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको अपने सपने पूरे होने से पहले ये सोने नहीं देगा। क्योंकि ये जो हिम्मत वाला हार्डवर्क है बच्चों, हर कोई नहीं कर सकता। मेरे फ्यूचर ऑफिस नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हैं। तो लगातार साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिएगा, मेरी कोशिश आपके लिए जारी रहेगा। यदि बच्चों हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, एक चीज तो मैंने क्लियर कर दिया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो क्या था बच्चों? अल्टर्ड इम्यूनिटी। क्या था? अल्टर्ड इम्यूनिटी। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डायरिया होता है, एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होता है? यहां पर लिखा मैंने, सीवियर डायरिया में कंटेन ब्लड और म्यूकस। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। डायरिया तो रहेगा पेशेंट को, बस उस डायरिया में प्रेजेंट क्या होगा? ब्लड होगा और म्यूकस होगा। इसका मतलब पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है बच्चों, इसका मतलब पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। एक और बात क्लियर कर देता हूं बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आपका ये प्यार और स्नेह हमेशा ऐसे ही मिलते रहे, और इस क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दो, ताकि हर बच्चा जाग जाए कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना। बच्चों यहां पर देखिएगा, क्रॉन्स डिजीज लिखा मैंने, और लिखा डायरिया जो सेमी सॉलिड में होगा, और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? यहां पर म्यूकस के साथ बच्चों पस होगा, म्यूकस के साथ पस होगा। मैं दोनों डिफरेंट आपको क्लियर मेंशन कर रहा हूं। यदि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो डायरिया तो रहेगा, प्लस क्या रहेगा बच्चों? ब्लड रहेगा, प्लस क्या रहेगा बच्चों? म्यूकस रहेगा। यदि पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज है, तो बच्चों डायरिया तो रहेगा, प्लस म्यूकस तो रहेगा, बट ऐड कौन हो जाएगा? पस ऐड हो जाएगा। ये दोनों, क्रॉन्स का मतलब होता है, क्रॉन्स डिजीज का मतलब होता है इट इज इन्फ्लामेशन इन एनीवेयर इनटू द गट। गट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब आंत। इंटेस्टाइन में कहीं पर भी किसी भी जगह इंफ्लामेटरी प्रोसेस का कॉज होना बच्चों क्या कहलाता है? दैट इज एग्जैक्टली क्रॉन्स डिजीज कहलाता है। और क्रॉन्स डिजीज में जब इंफ्लामेटरी प्रोसेस हुआ, तो पेशेंट को म्यूकस के साथ क्या मिलेगा बेटा? पस मिलेगा। क्या मिलेगा? पस मिलेगा। तो दो चीजें यहां पर मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड के साथ म्यूकस होगा, और क्रॉन्स डिजीज में म्यूकस के साथ बच्चों पस होगा। इट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर द क्रॉन्स डिजीज, और इसका एग्जैक्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉज क्या होगा? अल्टर्ड इम्यूनिटी होगा बच्चों। क्या होगा? अल्टर्ड इम्यूनिटी होगा। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, पहली बात तो एक क्लियर कर देता हूं। सपोज ये आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट, अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट। एक क्वेश्चन आया हो एग्जाम में कि ब्रेस्ट में वो मोस्ट कॉमन कौन सी साइट है जहां पर कैंसर डेवलप होता है? तो आपको आंसर क्या लिखना है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। इट इज द मोस्ट कॉमन, ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर।
क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट। याद रखना बच्चों, 4 क्वाड्रेट मैंने क्लियर मेंशन किया है। अपर आउटर क्वाड्रेट ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट होता है बच्चों। थैंक यू रजनी माथुर, थैंक यू सो मच। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। पहली चीज क्लियर हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू है। दूसरा एक और बात आपको बता देता हूं, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हमने यहां पर पढ़ते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम करते हैं तो हम इनर टू आउटर पैल्पेट करते हैं बच्चों। दैट इज द आउटर, या वी कैन से पेरिफेरल, या वी कैन से पेरिफेरल, पेरिफेरल। दैट इज अ इनर, इनर, और वी कैन से सेंटर, वी कैन से सेंटर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं बच्चों? सिमेट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमेट्री, मतलब दोनों ब्रेस्ट का देखते हैं सिमेट्री। पैल्पेट करते हैं, तो पैल्पेट करने का तरीका क्या होगा? हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बाहर की ओर जाएंगे। ये तरीका होता है सेंटर टू पेरिफेरी, इनर टू आउटर बोल सकते हैं। सेंटर टू पेरिफेरी और इनर टू आउटर बोल सकते हैं। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू कि हाउ टू पैल्पेट ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो आपको आंसर पुट करना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। क्वेश्चन क्या पूछा? रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर बच्चों, यंग एज हो सकता है, यंग एज हो सकता है। दूसरा क्या पूछा बच्चों? यंग एज एट मेनोपोज हो सकता है। मेनोपोज का एज होता है बच्चों 45 टू 55 ईयर नॉर्मली। यंग एज में मेनोपोज की वजह से हो सकता है, या फिर यंग एज एट फर्स्ट बर्थ, यंग एज में फर्स्ट बर्थ हो सकता है, या फिर यंग एज एट मिनार्की, एट मिनार्की। अब इसमें आपको आंसर पुट करना है। डेफिनेटली मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछा है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो आपके ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं, जो ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं, उस सेल के एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या है? या अर्ली हो सकता है, या अर्ली हो सकता है, या लेट हो सकता है। Early exposure with the hormones, late exposure with the hormones are responsible to develop breast cancer, to develop breast cancer. गलत जा रहे हो बच्चों, गलत जा रहे हो। आंसर आपका गलत जा रहा, ध्यान से समझे। आंसर आपका गलत जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, पहला पूछा यंग एज, दूसरा लिखा यंग एज एट मेनोपॉज। हाउ कैन पॉसिबल, हाउ कैन पॉसिबल? यंग एज एट फर्स्ट बर्थ और यंग एज एट मिनार्की। मिनार्की का मतलब होगा अर्ली एक्सपोजर, अर्ली एक्सपोजर ड्यूरिंग मिनार्की, और मिनार्की से पहले यदि आपके ब्रेस्ट के सेल और टिश्यू एक्सपोज हो जाएंगे विद द हार्मोन, आर रिस्क टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, आर रिस्क टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। यहां लिखा यंग एज एट मेनोपोज। हाउ कैन पॉसिबल? मेनोपोज में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा तो कैसे बच्चों? मेनोपोज का यहां क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेनोपोज के बाद में भी हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मिनार्की से पहले हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन को समझे, गलती मत करे। अब सुधर जाए, अब सुधर गए, अब सुधर गए। डी आंसर लिखने लगे। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, जब भी ब्रेस्ट के सेल और टिश्यूज मिनार्की से पहले, मेनोपोज के बाद हार्मोन के एक्सपोज में आएंगे तो नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली बी होने की संभावना तो बिल्कुल कम है, बी होने की संभावना बिल्कुल कम है। तो बी तो होगा ही नहीं ना, या तो यंग एज एट मेनोपॉज पूछा। यही तो बदमाशी करते हो आप लोग, जरूर एक बार गलती करते हो पूरी क्लास में। एक ने लिखा, पीछे पीछे चल दिए पूरे। जब खुद को पता नहीं है तो क्यों चौके छक्के मारते हो, क्यों कॉपी पेस्ट करते हो? बार बार समझाता हूं कि नहीं पता है तो रुक जाओ, आंसर मत दो, वेट करो, समझो क्वेश्चन को। तुरंत एक का देख के दूसरे का देख के कॉपी पेस्ट कर देते हो। बार बार बोल रहा हूं कि यंग एज एट मेनोपॉज बच्चों, बार बार जब पेशेंट का उम्र 13 से 45 का साल है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड का एज होता है। उससे पहले एक्सपोज होना, बाद में एक्सपोज होना, इट मे बी चांसेस टू डेवलप नियोप्लाज्मिक ग्रोथ। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एबनॉर्मल हार्डनिंग। क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं तो मार खाओगे। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना। क्या लिखा बच्चों? एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन बोन डेंसिटी। क्या लिखा है? एलिवेशन, दो टर्म्स को ध्यान रखना। एलिवेशन बोन डेंसिटी और हार्डनिंग ऑफ बोन इज नाउन एज, गलती मत करना। क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चों, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को समझना। मैंने 2 हिंट दिया है। बोन हार्ड है, बोन हार्ड है, और यहां बोन डेंसिटी बढ़ा है।
कम नहीं हुआ है, बॉन्ड डेंसिटी बढ़ा है। ऑप्शन आपके सामने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन आपके सामने ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑप्शन आपके सामने ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन आपके सामने आर्थराइटिस। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। Abnormal hardening of a bond and elevation in a bond density. What we can say? What we can say? बदमाशी करोगे डांट पड़ेगी बच्चों, बदमाशी करोगे डांट पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि हम सर से दूर बैठे हैं, चल जाएगा। आपकी हर बैड हैबिट को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है, और छोटी छोटी गलतियां जब आप सुधार लोगे, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन को पढ़ना और फिर से गलती की तो डंडे पड़ेंगे बच्चों, फिर से गलती की तो डंडे पड़ेंगे। कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग ए लिख रहे हैं, कुछ लोगों की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई है, कुछ लोग सी लिख रहे हैं। घूम गए ना क्वेश्चन को देखे, मैंने कहा ना घूम गए। क्या लिखा? हार्डनिंग। क्या लिखा? एलिवेशन ऑफ बॉन्ड डेंसिटी। तो बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ही नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? डिक्रीज बॉन्ड मिनरल डेंसिटी। और बॉन्ड क्या होता है बच्चों? वीक होता है। बॉन्ड क्या होता है बच्चों? फ्रेजाइल होता है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो होगा ही नहीं। दूसरा, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इनटू द जॉइंट, इन्फ्लामेशन इनटू जॉइंट। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से राइट आंसर पुट करें, इन दोनों में से राइट आंसर पुट करें। कुछ हद तक अकल ठिकाने आ गई होगी। मैंने बोला था क्वेश्चन ट्रिकी है, 2 हिंट भी दिए, 2 हिंट भी दिए। अब तो बी लिखोगे, अब तो बी लिखोगे। आपका राइट आंसर बेटा बी होगा। ऑस्टियोपेट्रोसिस का दूसरा नाम है मार्बल बॉन्ड डिजीज, तीसरा नाम है अल्बर्स स्कोल्सबर्गस डिजीज। बच्चों ये 3 नाम से। और याद रखना, जब आपकी बॉन्ड हार्ड हो जाती है, जब बॉन्ड मिनरल डेंसिटी जो है वो एलिवेट हो जाती है, दैट कंडीशन ऑस्टियोपेट्रोसिस कहलाता बच्चों। और ऑस्टियोपेट्रोसिस का दूसरा नाम है मार्बल बॉन्ड डिजीज। क्या बोलते हैं? मार्बल बॉन्ड डिजीज। समझ में आया ना? इस तरह के क्वेश्चन को घूमना मत, इस तरह के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब एक टीचर आपको हिंट दे रहा है बच्चों कि इस क्वेश्चन में कुछ साजिश है, ये क्वेश्चन ट्रिपिकल है, ट्रिकी है, फिर भी आप वही रटा रटा ऑस्टियोपोरोसिस लिखते जा रहे हो। ऑस्टियोपोरोसिस में बॉन्ड मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होता है, बॉन्ड हार्ड नहीं होता, फ्रेजाइल होता, वीक होता है, कमजोर होता है, मेटाबॉलिक फ्रैक्चर होता है इसमें। और मेटाबॉलिक फ्रैक्चर का कॉज हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब इंबैलेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होता है बच्चों। ऑस्टियोपेट्रोसिस, क्या बात है, ऑस्टियोपेट्रोसिस लिखो। ऑस्टियोपोरोसिस वाले बच्चा अभी भी बदमाशी करे। सुरेश, समझ में आ गया सबको? आई होप। टिपिकल था, ट्रिकी था, बट इस तरीके के क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल वे हाउ टू कैन क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए एमपीसीएचओ वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज अगेन। एमपीसीएचओ का कंप्लीट कोर्स जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा है। ये कोर्स अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जाना होगा। वीडियो बेस्ड कोर्स है, 899 इसका प्राइस है। जो भी बच्चे एमपीसीएचओ की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा इस कोर्स को परचेज करके अपने सिलेक्शन को और सिक्योर कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, थ्योरी क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, हर इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट इस क्लास में रिकॉर्ड किया हुआ है। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन जेएनसी टू मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। तो दिस इज द एमपीसीएचओ अवेलेबल कोर्स बच्चों। यू शुड कम टू ज्वाइन ऑन प्ले स्टोर, डाउन जेएनसी जोधपुर ऐप को डाउनलोड करके सेम प्रोसेस से बाय नाउ पे जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन। तो एमपीसीएचओ कोर्स परचेज करने के लिए आपको जेएनसी के प्ले स्टोर पे जाना होगा बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए चाइल्ड इज टू रिसीव, ध्यान से देखना, फिर गलती मत करना, इस बार माफ नहीं करूंगा बच्चों। ए चाइल्ड इज टू रिसीव 500 ml ऑफ आईवी सॉल्यूशन, 500 ml आईवी सॉल्यूशन रिसीव कर रहा है। 12 घंटे में वो सॉल्यूशन जाना है, और किसके द्वारा? ट्यूब के द्वारा। और माइक्रो ड्रिप सेट यूज किया जा रहा है। और माइक्रो ड्रिप सेट में 1 ml में 60 ड्रॉप होता है बच्चों, 60 ड्रॉप होता है। द नर्स वुड इन्फ्यूज सॉल्यूशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट। तो डियर नर्सेज जो है पर रेट क्या रहेगा, किस रेट से स्टार्ट करेगी? ध्यान से देखना। 42 ड्रॉप्स पर मिनट, 48 ड्रॉप्स पर मिनट, 63 ड्रॉप्स पर मिनट, 84 ड्रॉप्स। पेन कागज उठाएं, कैलकुलेट करें, आंसर दे। टाइम लीजिएगा आप,
टाइम लीजिएगा आप, बट राइट आंसर पुट करें, राइट आंसर पुट करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब हम पेपर उठा के देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड का आता है, फ्लूइड कैलकुलेशन का आता है। मैं आपको यहां पर फॉर्मूला पुट करता हूं। फॉर्मूला कहता है बच्चों, फॉर्मूला क्या कहता है, यू कैन सी एवरीबॉडी, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉ फैक्टर, इनटू ड्रॉ फैक्टर। अब मैं ड्रॉ फैक्टर पढ़ाऊंगा डिटेल में थोड़ा सा बच्चों। अब आपके पास में टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, 500 ml। टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना बच्चों, 500 ml फ्लूइड वॉल्यूम है। टाइम इन मिनट, कितने टाइम है बच्चों, 12 घंटे। और 12 घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो लगभग कितना होगा बच्चों, 720 मिनट्स इनटू ड्रॉ फैक्टर। ड्रॉ फैक्टर कितना बच्चों, 60, तो आपका क्या हो जाएगा 60। 50 को 60 से गुणा करें और 720 का भाग दें, तो जो आंसर आएगा वो ड्रॉप पर मिनट पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, उस ड्रॉप को पर मिनट पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। आई वांट राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वांट राइट आंसर। 500 ml फ्लूइड है, 60 ड्रॉ फैक्टर है, 12 घंटे में जाना है। फॉर्मूला कहता है टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। फ्लूइड वॉल्यूम 50 ml है, टाइम आपके पास 720 मिनट है, ड्रॉप फैक्टर आपके पास 60 है। जो इसका वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू वी कैन से राइट आंसर, दैट वैल्यू वी कैन से राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने ए पुट किया है, कैलकुलेशन भी प्रॉपर किया है। आप सभी का आंसर बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, दैट आई वांट एवरीबॉडी। हियर यू कैन सी माइक्रो ड्रॉप की जब भी बात करें, मैंने 2 चैम्बर लिखे बच्चों। ये चैम्बर है, ये माइक्रो ड्रॉप को इंडिकेट करता है, ये चैम्बर है, ये मैक्रो ड्रॉप को इंडिकेट करता है बच्चों। मैंने ध्यान से देखना, ये ज्यादातर हम अडल्ट में यूज करते हैं, ये ज्यादातर अडल्ट में यूज करते हैं, और ये हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं बच्चों, ये हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप ड्रिप के अंदर देखोगे, ड्रिप चैम्बर में देखोगे, तो यहाँ एक निडल लगा होता है स्टेनलेस स्टील का, और निडल से क्या होता है, डायमीटर छोटे होने की वजह से ड्रॉप क्या है, 1 ml में 60 ड्रॉप निकलता है। और अडल्ट वाले ड्रिप सेट में डायमीटर बड़ा होने की वजह से 1 ml में 15 से 20 ड्रॉप निकलता बच्चों। तो मैंने लिखा है, जब भी माइक्रो वर्ड का मतलब आता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चा, छोटा होता है। माइक्रो ड्रिप चैम्बर डिलीवर अबाउट 60 ड्रॉप। और याद रखना, ड्रॉप को बच्चों हम जीटीटी से भी प्रोनाउंस करते हैं, जीटीटी को हम गुट्टेड बोलते हैं, जीटीटी को हम क्या बोलते हैं, गुट्टेड बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी, 60 ड्रॉप किसमें होगा, 1 ml माइक्रो ड्रिप में। दूसरा, मैक्रो चैम्बर में 1 ml में एग्जैक्टली 15 होता है, एवरेज 10 to 20 होता है, और इसको भी हम जीटीटी से लिखते हैं। मतलब ये जो है ये मैक्रो है, ये जो है बच्चों माइक्रो है। माइक्रो में 1 ml में 60 ड्रॉप, मैक्रो में 1 ml में 10 से 20 ड्रॉप। गेट इट एवरीबॉडी। इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आया था एम्स में, बिल्कुल राजेश खटीक, इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं बच्चों। तभी तो मैं कहता हूं आपकी जेएनसी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप तक डिलीवर करती जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। या झूठे वादे, झूठा दिखावा, बड़ी बड़ी फेंकना जेएनसी से नहीं होता बेटा। यहां पर जितना टाइम हम आपको देने की कोशिश करते हैं, और हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं, जब आप क्लास फिनिश होने के बाद अपने आप से पूछो कि बेटा आज तूने क्या पढ़ा, आज तूने क्या पढ़ा। और जब आपका मन कह दे कि आज तूने बहुत कुछ पढ़ा, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे और अच्छा कर रहे हो। 1 घंटे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 क्वेश्चन यदि हम डेली पढ़ें, महीने में 1500 होते, 2 महीने में 3000 होते, 6 महीने में 9000 होते, 7 महीने में लगभग हम लोग 10 से 11,000 एमसीक्यू पढ़ते। और 10 से 11,000 यदि एमसीक्यू हम पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको सिलेक्शन होने से रोक सके। बस पढ़ने पड़ेंगे बेटा, लगातार पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। किसी भी काम को हम जब कंसिस्टेंटली करते हैं तो चीजें अपनी होने लग जाती। 1 दिन 2 दिन का जोश आपको जिंदगी में सफल नहीं बना सकता। 1 और 2 दिन के किए हुए वादे आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि डिसाइड किया है कुछ करने का, जुड़े हो जेएनसी परिवार के साथ, तो जुड़े रहना बेटा। आपको आगे ले जाने की जिम्मेदारी जेएनसी परिवार की। बस आप भरोसा रखें, जुड़े रहें ईमानदारी के साथ, इधर उधर भागने की हरकतों से बचें, मुंह मारने की आदतों से बचें, एक जगह टिक के पढ़ें,
आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। ये मैं हमेशा कहता हूं, और जो मैं कहता हूं करने की कोशिश करता हूं, जो वादे आपसे करता हूं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। 7:30 to 8:30 डेली 1 आवर में आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, आपको कुछ अच्छा देना चाहता हूं, तो मेरी कोशिश जारी रहेगी, और आपका साथ बना रहा तो कोशिश लंबी जारी रहेगी, ध्यान रखना। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर वाले पेशेंट का कॉमन सिम्टम पूछा है कि यदि किसी पेशेंट को लंग कैंसर है तो कॉमन सिम्टम क्या होगा बच्चों। हियर यू कैन सी ऑप्शन लिखा कफ और चेंज इन द क्रॉनिक कफ। बी में लिखा है बेटा व्हीजिंग साउंड ऑन इंस्पायरेशन। सी में लिखा है फॉर्मी ब्लड टिक स्पुटम, और डी में लिखा है डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग और कॉमन सिम्टम लंग कैंसर। देखिए कफ इन चार्ज इन ए क्रॉनिक कफ होगा। वीजिंग, देखिए बच्चों वीजिंग ज्यादातर हम लोग अस्थमा में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अस्थमा में पढ़ते हैं। फॉर्मी ब्लड टिक स्पुटम, जिसको हिमेटाइसिस बोलते हैं। डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। अब आप आंसर बताएं बच्चों। प्रियंका थैंक यू सो मच बच्चा। अब आप आंसर बताएं। ABCD यहां पर लिखा हुआ है, ABCD यहां पर लिखा है। यस, A इज द राइट आंसर। मैं क्लियर कह देता हूं, एक तो होता है कफ विदाउट स्पुटम, एक होता है डिस्निया। और कफ विदाउट स्पुटम जो है ये इंडिकेट करता है पेशेंट को, कभी कभी क्रॉनिक कंडीशन लिटिल बिट कफ होता है, बट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट पेशेंट सफर विद लंग कैंसर। थैंक यू सो मच माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। आप मुझे पता पूरे JIN से लो, मैं आपके सभी के प्रोफाइल पिक्चर पे JNC का लोगो देखना चाहता हूं बच्चों। यदि आप दिल से JNC से प्यार करते हैं तो जरूर लोगो चेंज करें और लोगो लगा के दिखाएं कि आप JNC परिवार का हिस्सा हो। और अपने प्रोफाइल पे मेल आईडी पे जाइएगा, लोगो बदलिएगा, JNC को लोगो लगाएगा और अपने आप को JNC परिवार के साथ जुड़ा हुआ महसूस करो, एक एनर्जेटिक फील करोगे। तो लोगो बदल के जब आप पुट करोगे आपको JNC का फीलिंग आएगा, और डेफिनेटली आपके अंदर भी JNC की तरह एक हंगर होगा कि जिंदगी में कुछ नया करना है, और करने के लिए आप शिद्दत से मेहनत करोगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी बच्चों, और इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, मेल आईडी पे जाना होगा, मेल का अपना लोगो चेंज करोगे, और वो जो लोगो चेंज करोगे JNC का लोगो होना चाहिए। दैट इज अ वे हाउ टू ज्वाइन JNC फैमिली। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी बच्चों, किडनी का मेन फंक्शन पूछा, एलिमिनेट ऑक्सीजन, regulate fluid balance and removing waste product, metabolize vitamin, और लिखा eliminate CO2। देखिए O2 को एलिमिनेट करना, CO2 को एलिमिनेट करना, ये हम पढ़ते हैं लंग्स में, ये हम पढ़ते हैं बच्चों लंग्स में। विटामिन को मेटाबोलाइज करना, रेगुलेट करना, फ्लूइड बैलेंस और रिमूविंग। फटाफट आंसर पुट करेगा। कौन सा आंसर राइट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का मेन काम क्या? एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। किडनी का मेन फंक्शन पूछा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी, और सभी लोगों ने सही आंसर पुट किया। दैट्स बी इज द राइट आंसर। द रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर फ्लूइड बैलेंस और रिमूविंग ऑफ योर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी का काम होता है, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। और किडनी ब्लड से वेस्ट को निकालता है, फिर उसमें यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करता है, और जो वेस्ट निकलता है उसको यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको यूरिन बोलते हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगेन MPCHO का एक इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। आज की अपनी जो जर्नी थी बच्चों यहीं तक थी। एक कोशिश की आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखने के लिए। JNC परिवार का कंट्रीब्यूशन इस कोशिश को जारी रखेगा। आप जहां पर भी हो खुश रहें, मेहनत करते रहें। थोड़ा सा गला खराब था, कोशिश की, बट बच्चों ने पकड़ लिया, फिर भी कोई नहीं। आप लोगों के लिए बच्चों गला खराब ना, हाथ टूट गया तो भी नहीं रुका, तो गले से क्या रुकेंगे? आपको पता होगा सर का जब हाथ फ्रैक्चर हुआ तब भी सर नहीं रुके हैं। तो गले खराब होने की छोटी मोटी ऐसी परिस्थिति से आराम से हम फाइट कर सकते हैं। आपको हिम्मत रखना है, आपको डटे रहना, लगातार बने रहना है, और इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ते रहना है। कोशिश मेरी तरफ से रहेगी, कोशिश आपकी तरफ से भी चाहिए बेटा। माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखें, जिंदगी में खुश रहें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, परिवार में खुश रहें, किसी के बारे में बुरा ना माने, ना बुरा सोचे, ना किसी के पीठ के पीछे बुराई करे, भला बुरा बोले। इससे आप जिंदगी में उन्नति कभी नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपका नाश
और विनाश होगा। इसलिए हमेशा कहता हूं बच्चों, एक ही जिद, ईमानदारी, पॉजिटिव एनर्जी और सच के साथ आगे बढ़े, मेहनत करते रहे, एक दिन सारी दुनिया आपकी होगी बेटा। खुश रहो। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैराथन एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।